अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। प्रजा भवन में प्रजा दरबार का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सैकड़ों अफराद ने अपने मसाइल पेश किए। साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर। यशोदा अस्पताल की जानिब से हेल्थ बुलेटिन जारी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली के प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर। अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों हलफ न लेने बीजेपी रुकन असेंबली मलून राजा सिंह का ऐलान। प्रजा भवन में प्रजा दरबार का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सैकड़ों अफराद ने अपने मसाइल पेश किए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज्योतिराव फूले अम्बेडकर प्रजा भवन में प्रजा दरबार शुरू किया। रियासत भर के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम बड़ी तादाद में चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस सुबह के अव्वलीन सातों में पहुँच गई। अहदेदारों ने इनके नाम दर्ज कर लिए और इन्हें प्रजा भवन में दाखिल होने की इजाज़त दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बराह रास्त लोगों से दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। आवाम अपने मसाइल चीफ मिनिस्टर को पेश कर रहे हैं और इनके मसाइल सुनने के बाद इनकी तहरीरी याददाश्त हासिल कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों हलफ न लेने बीजेपी रुकन असेंबली मलून राजा सिंह का ऐलान। हैदराबाद की गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने कहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जाता है तो इनके जरिए एमएलए के तौर पर हलफ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मलून रुकन असेंबली ने कहा है कि वो तेलंगाना असेंबली में मुकम्मल स्पीकर के तकर्रुर के बाद ही हलफ लेंगे। राजा सिंह के 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद भी इस वक्त मजलिस के प्रोटेम स्पीकर के जरिए अहदे का हलफ नहीं लिया था। इस वक्त एमआईएम के एमएलए मुमताज़ अहमद खान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरकान को हलफ दिलाया था। बादजा मुस्तकबिल स्पीकर के तौर पर पोचा राम श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाब के बाद मलून राजा सिंह ने स्पीकर के चैम्बर में हलफ लिया था। 128वां उर्स मुबारक हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी लाओबाली का 24 था 26 जुमादियुल अव्वल बमुताबिक 9 ta 11 दिसंबर को कारवान में मुकर्रर है। 128वां उर्स मुबारक हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला क़ादरी लाओबाली अल जिलानी रहमतुल्लाह का 24 ta 26 जमादी अव्वल बमुताबिक 9 ta 11 दिसंबर को बारगाह हज़रत पत्थर वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्तैदपुरा कारवान में मुकर्रर है, जिसकी निगरानी डॉक्टर सैयद अब्दुल मेहमन क़ादरी लाओबाली अल जिलानी सजाद नशीन हज़रत ममदू रहमतुल्लाह अलैह करेंगे। 24 जमादी अव्वल को इफ्तिताई इजलास होगा जिसमें इंटरनेशनल सेमिनार और जुलूस से संदल माली होगी। 25 जमादी अव्वल को कुलहिंद तरही नातिया और मनखबती मुशायरा होगा। 26 जमादी अव्वल को महफिल समा होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 128वां सालाना उर्स मुबारक खुतबे दौरान मुतल्लक़न हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला शाह क़ादरी लाओबाली अल जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु और 18वां उर्स मुबारक हुज्जतुल उलमा वल मशाइख़ हाजी दक्कन हज़रत सैयद शाह मुहीउद्दीन क़ादरी हाजी लाओबाली अल जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु तारीख़ 24 ta 26 मुबारक 1445 हिजरी मुताबिक 9 ta 11 दिसंबर 2023 बरोज़ शब्बा हफ्ता ताफ़ीर अंदरून हादा दरगाह हज़रत पत्थर वाले साहब मुस्तैदपुरा कारवान हैदराबाद में मनाया जा रहा है, जिनमें 24 जुमादुल-उला हफ्ते के दिन दोपहर में सेमिनार का पहला सेशन होगा और शाम में 157वां जुलूस संदल मुबारक दरगाह हज़रत सैयद शाह मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पुराना पुल ता दरगाह हज़रत पत्थर वाले साहब बाद नमाज़ मगरिब मुनाखिर होगा और उसके बाद संदल शरीफ और चादर गुल सलात व सलाम पेश किया जाएगा। बादा हो बयान हज़रत उल्लामा मौलाना खलील अहमद साहब मददुल्लाह
خطاب فرمائیں گے اور پھر تمام شب میلاد شریف ہوگی۔ دوسرے دن دوپہر میں سیمینار کا دوسرا سیشن ہوگا اور شام میں 157واں کل ہند طرحی تاریخی نعتیہ و منقبتی فارسی و اردو مشاعرہ ہوگا، اور تیسرے دن دوپہر میں سیمینار کا اختتامی اجلاس ہوگا اور شام میں درگاہ پتھر والے صاحب تقریب میلاد میدان سعید پورہ میں محفل سماع منعقد کیا جائے گا۔ سیمینار کی تفصیل اس طریقے سے ہے، یہ سیروزہ انٹرنیشنل سیمینار بعنوان خاندان سرکار لاہوبالی کی عربی، فارسی، اردو اور دکنی زبانوں میں خدمات، جس میں حضرت سید شاہ عبداللطیف لاہوبالی قادری کرنولی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے سے لے کر موجودہ دور تک یعنی تقریباً 400 سال کی علمی اور ادبی خدمات کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے دن یعنی ہفتے کے دن 2 بجے سیمینار کا پہلا اجلاس ہوگا، جس کی صدارت پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب سابقہ ڈین فیکلٹی آف آرٹس جامعہ عثمانیہ کریں گے، جس میں مہمانان خصوصی ڈاکٹر منیر الزمان منیر صاحب امریکہ اور جناب حضرت سید عبدالرزاق شفیع حسینی صاحب، جناب حضرت سید محمد فضل اللہ قادری اجلسی صاحب، جناب سید غوث محی الدین قادری صاحب چکمنگلور کرناٹکا، اور جناب سید شاہ نور بابا حسین سوروڈ صاحب درگاہ شریف پنگنڈا، اور جناب سید عظمت اللہ حسین قادری صاحب سجادہ نشین درگاہ اروکنڈا، اور جناب سید قطب الدین محمد تقی صاحب، اور جناب سید غوث محی الدین قادری بمبیر صاحب بیگن پلی، یہ مہمانان خصوصی ہوں گے۔ مقالہ نگار میں راقم العروف ڈاکٹر سید عبدالمحمن قادری حضرت سید شاہ طاہر قادری ادونوی کی فارسی خدمات پر مقالہ پیش کریں گے۔ پھر پروفیسر عزیز اللہ شیرانی صاحب مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور راجستھان حضرت حاجی دکن کی شاعری کا جائزہ اس عنوان سے مقالہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر سید احمد غوری صاحب استاد جامعہ نظامیہ حضرت حاجی دکن کی عربی تصانیف کا جائزہ اس عنوان سے مقالہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر واحد نذیر صاحب اردو شاعری کا جائزہ پر مقالہ پیش کریں گے۔ جناب عبدالرحمن سلیم صاحب امریکہ حضرت سید شاہ طاہر قادری عطا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی نثر اور نظم اردو خدمات پر مقالہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر محمد اماد الدین صاحب سابقہ چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز جامعہ عثمانیہ ڈاکٹر سید غوث محی الدین قادری المصری کی خدمات پر مقالہ پیش کریں گے۔ پھر دوسرے دن 10 دسمبر 2023 کو دوپہر میں دوسرا اجلاس سیمینار کا ہوگا، جس میں پروفیسر سید علی مشرف جائسی صاحب صدر شعبہ عربی مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد صدارت کریں گے، جس میں مہمانان خصوصی حضرت سید غلام علی شاہ قادری صاحب سجادہ نشین، حضرت مولانا سید محمود پاشا قادری زرین قلعہ صاحب سجادہ نشین، حضرت سید ظہیر الدین علی صوفی قادری صاحب سجادہ نشین، محترم جناب احمد علی صاحب سابقہ کیوریٹر سالارزی میوزیم، حضرت سید فعید الدین حسینی بندہ نوازی صاحب سجادہ نشین، اور حضرت سید طاہر قادری عادل پاشا سجادہ نشین مہمانان خصوصی ہوں گے۔ مقالہ نگار میں ڈاکٹر سید سلطان معین الدین حسینی صاحب پروفیسر ڈاکٹر عبدالحق یونیورسٹی کرنول خاندان حضرت عبداللہ ابدال قادری کی علمی و ادبی خدمات کے عنوان سے مقالہ پیش کریں گے۔ محترم جناب حلیم صابر صاحب کلکتہ حضرت حاجی دگن کے سفر ناموں کا جائزہ اس عنوان سے مقالہ پیش کریں گے۔ آفتاب سخن سردار سلیم صاحب مجموعی خدمات پر مقالہ پیش کریں گے، اور مولانا آزاد کے ایک ریسرچ اسکالر محمد عبداللہ خاندان سرکار لاہوبالی کی فارسی خدمات کے عنوان سے مقالہ پیش کریں گے۔ تیسرے دن سیمینار کا آخری اور اختتامی اجلاس رہے گا، جس کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر نسیم الدین شریف صاحب سابقہ ڈین اسکول برائے السنہ لسانیات اور لسانیات مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد صدارت کریں گے۔ مہمانان خصوصی حضرت مولانا میر لطافت علی صاحب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ، حضرت مولانا سید صغیر احمد نقشبندی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، حضرت مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب صدر مفتی جامعہ نظامیہ، حضرت مولانا سید شاہ علی پاشا قادری المفتی صاحب سجادہ نشین،
हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी अल हाकिम ममताज़ पाशा साहब सजादा नशीन और हज़रत मौलाना सैयद शाह नूरुल असफिया सूफ़ी रूही आज़मी साहब सजादा नशीन मेहमानान ख़ुसूसी होंगे। और इस इजलास में मखाना निगार डॉक्टर सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन क़ादरी अल मूसवी मुर्तज़ा पाशा साहब सजादा नशीन, हज़रत सैयद वहीदुल क़ादरी अल मूसवी आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली के प्रो टीम स्पीकर मुकर्रर। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी जो 6 बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं को तेलंगाना असेंबली का प्रो टीम स्पीकर मुकर्रर किया गया है। वो हफ्ते को नामुंतखब MLAs को हलफ दिलाएंगे। तेलंगाना असेंबली का इजलास हफ्ते से शुरू होगा। ये इजलास 4 रोज़ तक जारी रहेगा। नए स्पीकर के इंतखाब तक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रो टीम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। माइनॉरिटी के मुताबिक BRS सरबराह KCR को प्रो टीम स्पीकर के तौर पर मुकर्रर किया जाना था। वो 8 बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए, लेकिन वो फिसल कर गिरने से ज़ख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने यहाँ 6 गारंटी महालक्ष्मी का आगाज़ किया। स्कीम जिसके तहत हर उम्र की लड़कियां और ख़वातीन और ट्रांसजेंडर अफराद जो तेलंगाना के रहने वाले हैं तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में आज़ादाना तौर पर सफ़र करेंगे। कॉरपोरेशन बसें चलाती है। इसके मुताबिक महालक्ष्मी स्कीम के तहत दर्जे झैल रियासत में TSRTC के ज़रिए स्कीम के नफाज के लिए रहनुमा खतूत तजवीज़ किए गए हैं। तेलंगाना में ये स्कीम हर उम्र के ग्रुप की लड़कियों और ख़वातीन के फ़ायदे के लिए है। ट्रांसजेंडर अफराद जो तेलंगाना में मुक़ीम है वो पाले में तेलंगाना रियासत की हदूद में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। वेलुगु और एक्सप्रेस बसें 9 दिसंबर 2023 से लागू होंगी। हुकूमत तेलंगाना TSRTC को अखराजात की वापसी करेगी। काबिल चार्ज किरायों की तरफ जो की बुनियाद पर जमा किया जाता है। असल फासला ख़वातीन मुसाफिरों ने तय किया। बैन रियासती एक्सप्रेस और पाले वेलुगु बसों में सफ़र तक मुफ्त रहेगा। तेलंगाना रियासत की सरहद MD और TSRTC इस मामले में मज़ीद ज़रूरी कार्रवाई करेगा। VC और MD TSRTC एक सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर तैयार करने के इंतजाम करेगा। महालक्ष्मी स्मार्ट कार्ड मुकर्रर वक्त पर यह हुक्म महकमा ख़जाने की मंजूरी से जारी किया गया है। ख़वातीन को कत्ल करने वाला साइको हुआ गिरफ्तार। ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने की आड़ में शिकाराबाद ज़िले का तिंदुर साइको किलर है जो कत्ल कर रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धरगो मंडल अलीपुर खुर्दा अखराजात के लिए गांव के वो 5 ख़वातीन मज़दूरों को निशाना बनाता था। इसने 5 औरतों को कत्ल किया। 2 दिन पहले ही एक और ख़ातून पुलिस अगवा और कत्ल के मामले में वो साइको है वो कहने लगे। सर्वा बीच అనటామే 42 ఇయర్స్ పనికని వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు అని చెప్పేసి 29వ తారీఖు నాడు బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఇంట్లోంచి. సీసీ కెమెరాలు చెక్ చేయడం జరిగింది. రాజర్సుడు ఆమె ఇతనితో కలిసి వెళ్తున్న రికార్డ్ అయింది. దారూర్ మండల్కి సంబంధించిన కిష్టప్పగా ఆమె గుర్తించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేయడంతో నిన్న అతను చేసిన విషయాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. अकोला श्रीवानी का CM रेवंत रेड्डी से सवाल। CM रेवंत रेड्डी ने कल पहली काबीना के इजलास में रियासती आमदनी के मामले पर वज़रा के साथ मीटिंग में इन्होंने हुक्काम से पूछा रियासत की असल आमदनी कितनी है, 6 गारंटी स्कीम में ये जाने बगैर क्यों दी। इन्होंने सवाल किया। हैदराबाद सरवर नगर के BJP कॉरपोरेटर ने कहा कि इन स्कीम का तारुफ बिना आमदनी जाने कैसा हुआ। अकोला श्रीवानी ने पूछा इन स्कीमों पर अमल दरामद करने के लिए 1.5 लाख करोड़ की ज़रूरत है, कहाँ से लाओगे, तेलंगाना के लोगों के कानों में फूल लगा रहे हो। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు, ఈ 6 గ్యారెంటీలు నిజంగా వాళ్ళు చేసిన ప్రామిసెస్ ని వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేస్తారా, లేకపోతే ఇది ఒక ఎలక్షన్ జిమ్మిక్కా, లేకపోతే తెలంగాణ ప్రజలలో చెవులో పువ్వులా? నేను ఇలా ఎందుకు అంటున్నానంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలతో పాటు వాళ్ళు ఇచ్చిన అన్ని హామీలు నెరవేర్చాలి, వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళకు సుమారుగా సంవత్సరానికి 1.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవసరము. కానీ ఇప్పుడు మన బడ్జెట్ అలా లేదు. అందుకనే నేను అంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా గత ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టుగా ఈ స్కీమ్స్ ఈ గ్యారెంటీస్ అన్ని కేవలం శాంపుల్ గానే మిగిలిపోతాయా? ఈ వీడియోని మొత్తం చివరి వరకు చూడండి. నేను అనే దాంట్లో నిజం ఎంతుందో మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది. మన రాష్ట్ర బడ్జెట్, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ 2.5 lakh crores. కానీ
దాంట్లో సంవత్సరానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ ప్రాజెక్ట్సే కానీ మెయింటెనెన్స్, జీతాలు, పెన్షన్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు సరిపోతుంది. మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన గ్యారెంటీలు, వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలకి సుమారుగా 1.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవసరం. అంటే అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే సంవత్సరానికి వాళ్ళు 1 లక్ష కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు అప్పులు చేయాలి. లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న స్టేట్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆస్తులన్నీ వాళ్ళు అమ్మేసుకోవాలి. ఇది నిజం, ఇది తథ్యం కూడా. నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే గత ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళు చేసిన హామీలకు, స్కీమ్స్ కి బడ్జెట్ సరిపోక సుమారు 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ అప్పులు చేశారు. మళ్ళా వీళ్ళు కూడా వీళ్ళ 5 సంవత్సరాలలో 1 లక్ష అంటే మళ్ళా సుమారు వీళ్ళు కూడా 1 లక్ష కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేయాలి. కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినాక మన రాష్ట్ర బడ్జెట్ 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేవలం వీళ్ళు చేసిన అప్పులకి ఇంట్రెస్టులు కట్టడానికి మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ అభివృద్ధి. నిన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో వాళ్ళ మొత్తం సహచరుల మంత్రులతో కలిసి రెవెన్యూ గురించి, ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గురించి రిపోర్ట్స్ అడిగారట. నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను, అసలు స్టేట్ ఫైనాన్స్ కండిషన్ ఏంటో కూడా మీకు తెలియందే ఈ 6 గ్యారెంటీలు, మిగతా హామీలు ప్రజలకు ఇచ్చారా? అంటే ఇది కేవలము ఒక పొలిటికల్ జిమ్మిక్ మాత్రమే, ప్రజలను మోసం చేయడానికే ఇచ్చారా? లేకపోతే నిజంగా ఇవి ఆచరణ సాధ్యం అవుతాయా లేదా కూడా తెలియకుండా, ఫైనాన్స్ కండిషన్ తెలియకుండానే ఇవన్నీ ప్రజలకు ఎందుకు చెప్పారు? ఒకవేళ ఫైనాన్స్ కండిషన్ తెలుసుకోవాలంటే దానికి ఏదో పెద్ద ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్, ఇదేదో పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కూడా కాదు. ఒకవేళ కండిషన్, స్టేట్ కండిషన్ తెలియాలి అని అంటే ఫస్ట్ నెలవారీగా, ఫస్ట్ తర్వాత ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి జీతం రావట్లేదు, కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా, పనులు అయిపోయిన తర్వాత కూడా కాంట్రాక్టర్ కి బిల్లులు చెల్లించట్లేదంటేనే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద స్టేట్ కండిషన్ ఈస్ వెరీ సీరియస్, ద స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ ఈజ్ ఇన్ డెప్త్ కండిషన్ అని అర్థమైపోతుంది. దీనికోసం మీరు కొత్తగా మీటింగ్లు ఎందుకు పెట్టాలి? మీటింగ్లలో రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత शेर आदमी के आगे भागा। चौंका देने वाली सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर चलते हुए एक आदमी के सामने एक चीता शेर से भागता है। इसके लिए मुताल्लिका वीडियो वायरल हो रही है। ये वाक़या उत्तराखंड में पेश आया है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बस से चल रहा है। इसी दौरान सड़क के किनारे जंगल से एक बड़ा शेर दौड़ता है। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर, शुदा अस्पताल की जानिब से हेल्थ बुलेटिन जारी। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट शुदा अस्पताल सोमाजीगुड़े ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गारू का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इन्होंने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर इनकी रिहाइशगाह पर अपने बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे और इसके बाद इन्हें मजीद देखभाल के लिए शुदा अस्पताल सोमाजीगुड़ा लाया गया। तशखीस पर बशमूल CT स्कैन इसके अब फ्रैक्चर, इंटरस्पोलर नेक ऑफ फेमर फ्रैक्चर पाया गया है। इन्हें बाएं कूल्हे की तबलीग की ज़रूरत होगी और इस तरह के मामलात में सेहतियाब होने का मामूल का कोर्स 6 से 8 हफ्तों का होगा। ऑर्थोपेडिक इंचार्ज जनरल मेडिसिन और दर्द की दवाई संप डॉक्टर की टीम के ज़रिए इनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। इनकी हालत मुस्तकम है। अस्पताल वक्तन फ़वक्तन इनकी सेहत की सूरत हाल को अपडेट करता रहेगा। दीजिए नाज़रीन, मैंने फ़ातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बटन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।